धन्यवाद डॉक्टर चंद्रवली मैडम। इस समारोह की मुख्य अतिथि माननीय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर गौतम, डॉक्टर बालरूप जी, डॉक्टर आशीष टंडन जी एवं अन्य सभी मंचासीन गणमान्य और आप सभी विद्यार्थियों, अभी थोड़ा कुछ दिन पहले बालरूप जी का आदेश आया कि आपको हम लोग 19 तारीख को अपने परिसर में चाहते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे गया कि अतिथि के रूप में चाहते हैं। फिर मैंने कल देखा, जब कार्यक्रम की रूपरेखा का PDF मेरे पास आया तो मैं देखा कि अरे मैं तो उसमें वक्ता हूँ, तो वक्ता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अतिथि तो सम्मान देने और सम्मान लेने के लिए होते हैं, मगर वक्ता की जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ती है। तो वक्ता के रूप में मैं उस बालरूप जी से कहा था, चाहे आप जिससे भी मेरी बात हो रही थी, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसी विषय का विद्यार्थी हूँ और एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों को हमेशा ही तैयार रहना होता है कि हमें कोई ना कोई वक्तव्य कहाँ देना होता है। अभी जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं विभागाध्यक्ष हूं अपने विभाग का, तो नहीं, BHU में रोटेशन चलता है और मेरा विभागाध्यक्ष का टर्म पूरा हो चुका है, दो बार मैं रहा। इसमें मैं मात्र एक प्रोफेसर इन आयुर्वेद हूं और विश्वविद्यालय ने मुझे चीफ डॉक्टर की भी ड्यूटी दी थी, जो स्वास्थ्य कारणों से मुझे छोड़नी पड़ी। और आपको जान करके मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने अकाउंट्स पे यही लिखा है, द बिगनिंग ऑफ न्यू इनिंग आफ्टर ए शॉर्ट टेन्योर ऑफ सिकनेस। करीबन 8 महीने के बाद मैं पहली बार फिर से एकेडमिया में हूँ। 8 महीना मुझे पूरा विश्राम करना पड़ा और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी शुरुआत देश के मान्य विश्वविद्यालयों में से एक काशी विद्यापीठ से हो रही है। मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 10 मिनट में कुछ 5-6 बातें बताना चाहूँगा आप सबके लिए विशेष रूप से। और माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर हों तो उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो इन बातों को अपने स्तर पर ले जाएंगे, शासन के स्तर पर। अभी आज 19 मई है, ठीक 1 महीना पहले, मैं आपका GS का टेस्ट नहीं लूँगा, लेकिन आप 19 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में कौन सी विशेष घटना घटी, क्या आप में से किसी विद्यार्थी को याद है जी? जलियांवाला बाग तो बहुत पुराना इतिहास है। मैं 19 अप्रैल 2022 पूछ रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से सुनिए तब उत्तर दीजिए। 19 अप्रैल 2022 को इस देश के यशस्वी अप्रतिम प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर में की, शिलान्यास। और इस कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गैब्रियल टेड्रोस, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप मुझे कुछ नया नाम दीजिए पब्लिक एड्रेस में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको निराश नहीं किया और उनका नाम कहा कि आप आज से आप तुलसी भाई हैं, तो उनका नया नामकरण भी किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना भारतवर्ष में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, और इसके लिए भारत सरकार को बहुत अच्छा खासा धन भी देना पड़ा, और वो है $230 मिलियन। अब आप इसका रुपयों में अनुवाद कर लीजिए, ये भारत सरकार लगा रही है। WHO को आमंत्रित किया भारत सरकार ने कि आप ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आविष्कार और शोध कार्य करिए। और अभी जैसे कि रजिस्ट्रार महोदया बता रही थी कि योगा एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है, और वह सिर्फ भारत में ही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो नामकरण आता है, तो आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, स्वागारोपा, ऐसे 2 हो जाते हैं, सिद्धा और स्वागारोपा। तो ये एक मान्य चिकित्सा पद्धति योग सिर्फ अभी तक भारत में ही है।
और यहाँ पर WHO इस कार्य को करना शुरू करेगा। वहाँ पर 30 एकड़ की ज़मीन गुजरात सरकार ने दी। जामनगर में ही एकमात्र आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस अभी हुआ। मैं वहाँ पर मुझे सेवा करने का अवसर मिला, चूँकि बलिया का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी गुजराती होने को तैयार नहीं थे, तो मुझे जामनगर छोड़ के BHU में नौकरी करने आना पड़ा। तो वो एक बहुत अच्छी संस्था है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। वहीं पर WHO का ये ट्रेडिशनल सेंटर खुल रहा है और योगा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होगा। तो यह एक शुभ सूचना है कि आप में से कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में वहाँ से भी जुड़ सकता है और वहाँ से ही देश को योगा के बारे में, चाहे कहीं भी बारे में, एक नई दिशा अगले 5 वर्षों में मिलनी शुरू हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसका भी श्रेय अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ही जाता है। दिन 14 दिसंबर 2014 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रस्ताव संख्या 69/131 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ये प्रारंभ किया। इस वर्ष 8वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री महोदय ने इसको कहाँ कहाँ आयोजित किया, फिर अगर मैं आपका एक जनरल नॉलेज का टेस्ट लूँ तो वो भी मैं नहीं लूँगा। तो वो भारत के हर कोने में गए, रांची में गए, लखनऊ में गए, यहाँ लेह तक गए, लेकिन कोरोना के चलते 2 वर्षों से वो प्रधानमंत्री निवास से ही 21 जून को कर रहे हैं। मगर इसका पूरा प्रोपोगेशन इतना विश्व भर में किया गया है कि आप अगर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ट्विटर अकाउंट पर जाइए तो आपको इस समय 21 जून के आसपास इंडिया के हर एम्बेसी और इंडिया का हर हाई कमीशन, तो हाई कमीशंस और एम्बेसीज दोनों जितने भी हैं वो योगा दिवस को लेकर के बहुत अच्छा चल रहे हैं। और इस वर्ष तो एक नया आयाम जुड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स ने जो इसको जोड़ लिया और 1 महीने का कार्यक्रम दिया हर शिक्षण संस्थाओं में। तो एक ही इसका उद्देश्य है, वह है स्वस्थ भारत, संपन्न भारत। तो अगर आपको स्वस्थ भारत की आवश्यकता है तो इसमें योग एक अनिवार्य अंग है। इसके बगैर स्वस्थ भारत नहीं होगा, और स्वस्थ भारत नहीं होगा तो संपन्न भारत भी नहीं होगा। अब मुझे बस 2 मिनट और लेना है कि आपकी मान्यता और आपके विरोधी कौन हैं। अभी आशीष टंडन जी मेरा परिचय करा रहे थे योग की विधियों से। तो मैं मूलतः BSc हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैं आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया तत्कालीन उत्तर प्रदेश, इस समय उत्तराखंड, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MD आयुर्वेदा, PhD, देन जामनगर, फिर यहाँ। तो मूलतः मैं आयुर्वेद और योग से परिचित हूँ, तो योग का विद्यार्थी रहा हूँ। प्रश्न पत्र मैंने अपने BMS के पाठ्यक्रम में पास किए हैं। तो इसकी कितनी संभावनाएं हैं हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए चाहिए एविडेंस बेस्ड डाटा, मेडिसिन, EVM इसको कहा जाता है। मैं एक शिक्षक हूं तो मेरे पास ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक संस्था है NCCIH, अगर आपके पास पेन पैड कुछ भी हो तो नोट कर लीजिए। नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, USA की टॉप मोस्ट संस्था है। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए सबसे बड़ी संस्था विश्व भर में मानी जाती है। अंकल सैम जो कहते हैं वही सही है। तो उनके यहाँ एक 2013 से बना हुआ, पहले निकैम था, वो NCCIH है। वहाँ पर योगा के लिए ढेर सारे प्रोग्राम उन्होंने अब शुरू किए हैं 2014 के बाद, और उनके यहाँ ढेर सारे प्रोजेक्ट्स योगा के लिए हैं। भारत में भी आपके टीचर्स ज़रूर जानते होंगे, हो सकता है आप भी जानते होंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आपने डॉक्टर H नागेंद्र का नाम सुना है? हाँ, मैंने कहा कि टीचर्स तो सभी जानते होंगे। एस व्यासा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, अभी वहाँ पर डॉक्टर BR रामकृष्णन वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर H नागेंद्र मूलतः न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और प्रधानमंत्री जी को योगा के लिए प्रेरित करने वाले प्रधानमंत्री जी के योगा गुरु डॉक्टर H नागेंद्र ही हैं। और आयुर्वेद में उनको प्रेरित किया था डॉक्टर कृष्ण कुमार ने। दोनों ही साउथ बेस्ड, एक कोयम्बटूर से हैं, एक बेंगलोर से हैं। बेंगलोर से डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर कृष्ण कुमार अब स्वर्गवासी हो गए, वो कोयम्बटूर से थे।
तो डॉक्टर एच नागेंद्र ने योगा को इस तरीके से, जैसे कि एलोपैथी साइंस में या कोर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे एक प्रमाण आता है, उसके आधार पर कोई सिद्धांत बनता है, तो योग को उस लेवल पर ले जा चुके हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी में। मैं अनुरोध करूंगा जो भी काशी विद्यापीठ का प्रशासन है कि आपका एक टूर जरूर एस व्यासा में जाए और आप देखें कि योग को कितने वैज्ञानिक रूप से वो लोग स्थापित कर रहे हैं और निरंतर उनके पब्लिकेशंस आ रहे हैं इस पर। दूसरी अगली कड़ी में एक बहुत अच्छी खबर आपको बताएं तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के प्रयास से इसी वर्ष योग एक स्किल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है। अब आपको अगर वीज़ा चाहिए विदेशों में जाने के लिए, तो जैसे कि अभी 22 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आयुष वीज़ा मिलेगा यूरोपियंस को चाहे ऑस्ट्रेलियंस को भारत आने के लिए, टूरिज्म एजुकेशन वीज़ा के रूप में, के साथ साथ आयुष वीज़ा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई, जिसमें कि अगर किसी विदेशी नागरिक को भारत में आकर चिकित्सा करानी है योग से, आयुर्वेद से, सिद्ध से, होम्योपैथी से, तो उसको एक अलग तरीके का वीज़ा मिलेगा। इसकी घोषणा अभी अप्रैल में हुई है, 22 अप्रैल को। उस तरह से आपको यदि बाहर जाना है किसी दूसरे देश में, तो योग अब एक स्किल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया है और इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको किसी को भी जाना है तो स्किल के सेंटर के अंतर्गत आप अपने योगा का सर्टिफिकेशन लेकर के वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और विदेशों में योग की मांग भारत से ज़्यादा है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। तो आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक चीज़ बस करिएगा कि आपका एक्रेडिटेशन होना चाहिए। आप में से कोई बताएगा कि आपका एक्रेडिटेशन की प्रोसेस क्या है और कहाँ से होता है? ये जागरूकता की कमी रह जाती है। आपका एक्रेडिटेशन के लिए मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी नई दिल्ली करती है, उसका एक पैनल है। आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ अप्लाई करिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, वो एक्रेडिट करते हैं। आपके कुछ जो आपकी डिग्री या जहाँ से भी, चाहे जिस विश्वविद्यालय से आप डिग्री ले रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। वो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद एक अपनी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और आप एक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हो जाते हैं। और उस आधार पर आप विदेशों में जा कर के, देश में रह कर के, किसी भी चिकित्सा संस्थान में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। देश में नए नए आयोजन आ रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं, जिसमें कि योग टीचर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी जाएंगे आने वाले समय में। एक अलग से OPD होगी योगा टीचर्स की। ये सारी की सारी चीज़ें योजनाबद्ध रूप में भारत सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी, मैंने कहा कि माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, वह भी इन कार्यक्रमों को लेने में पीछे नहीं है। अगर हमारा बजट 1400 करोड़ से 3000 करोड़ अभी हुआ है पिछले 3 वर्षों में, तो विधायक जी मुझे आपको यह सूचित करने में, विधायक जी को पसीना आ रहा है थोड़ा सा। वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है काफ़ी अच्छा शेयर ली है केंद्र सरकार से। तकरीबन आधा बजट उत्तर प्रदेश को मिला है आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं ज़्यादा बढ़ चढ़ करके। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप बस योजनाओं को जानिए, कार्यक्रमों को जानिए और अपने अंदर वो योग्यता उत्पन्न करिए। क्योंकि यदि योग्यता नहीं होगी, आपने खाली एक डिग्री और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का इम्तहान देके पास कर लिया और आप यौगिक आसनों को नहीं जानते, उनके प्रभाव को नहीं जानते, आपके अंदर वो संवाद की क्षमता नहीं है कि आप एक व्यक्ति को बता सकें कि नहीं, योग से आपको ये फ़ायदे होने हैं। आपको सबको पता होगा कि पद्मश्री इस वर्ष वाराणसी के ही एक 126 वर्षीय स्वामी शिवानंद योगी को मिला। मुझे कहने में अच्छा लगेगा, हर्ष लग रहा है कि जब उनको पद्मश्री देने की प्रक्रिया चल रही थी तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव महोदय ने मुझे ही फ़ोन किया, क्योंकि मैं कई कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में वहाँ काम करता हूँ, कि ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में गुप्त रूप से बताइए। तो आज मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि उनके बारे में मैंने गुप्तचरी की थी कि हाँ वाकई वो हैं। सचिव महोदय के शब्द यही थे, आनंद जी जरा पता करो ये छद्म योगी है कि सही योगी है। तो मैंने कहा सर मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पता करता हूँ। तो ये भारत ये इस सरकार का, इस भाजपा सरकार का पद्मश्री देने की कार्यविधि है। ये कई स्रोतों से पता करती है जिस व्यक्ति को भी पद्मश्री मिलती है,
और उसके विरोधियों से भी पता करती है कि वह व्यक्ति कैसा है। डॉक्टर के त्रिपाठी जी के बारे में उन्होंने आकलन उनके विरोधी गुट से भी लिया और तब जाकर के उनको पद्मश्री दी गई। तो मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और यह कहते हुए कि आपका भविष्य इतना उज्जवल है जितना अभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आप अपना स्किल डेवलप करिए। देश विदेश सब कुछ आपका है, सब कुछ योग का है। धन्यवाद। और कार्यक्रम के आयोजकों को मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।